हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली, खेखरा, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी ने अपनी दीपावली अच्छे से मनाई होगी। तो आफ्टर अ लॉन्ग दीपावली वेकेशन और आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, वी आर अगेन हियर टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम अभी तक अपने 5 चैप्टर जो हैं इंडियन इको के वो डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर जो हमने अपना डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया या पोजीशन ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो इसमें हमने देखा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी इंडिया की, और इसके साथ साथ में उसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं अभी हमारे को देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट चैप्टर जो था 5th चैप्टर उसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम अपना आज जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा 6th चैप्टर, द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वैसे तो स्टूडेंट, हमने अभी तक जो 5 चैप्टर डिस्कस किए हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे को न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे 1991 वाले वो हमारे को कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी अब इस चैप्टर के अंदर हम ओवरऑल जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं 1991 में या जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके अंदर, वो अब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने अपना फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर भी पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट हुआ था फॉरेन ट्रेड पर वो हमने देखा था। इससे पहले जो हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर डिस्कस किया था उसके अंदर भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी अब इस चैप्टर के अंदर हमारे को डिटेल में जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सेकेंड थिंग, द एलिमेंट्स ऑफ एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। एंड द थर्ड, एन अप्रेजल ऑफ द एलपीजी पॉलिसी। अगर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी हम उसको अगर हम एलपीजी पॉलिसी बोले तो भी कोई ये ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो मेन अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसको हम एलपीजी पॉलिसी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेनली जो फोकस था इन तीनों चीज़ों पर था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एलपीजी पॉलिसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेनली इन तीन चीज़ों पर ही फोकस था। तो चलिए स्टूडेंट, ये हो गए हमारे तीनों टॉपिक जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर विच इज़, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या मतलब है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, सबसे पहले ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू द एक्सेलरेट द पेस ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? ज़्यादा कुछ नहीं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जिनकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसमें एक तेज फास्ट गति जो है वो देखने को मिली हमारे को। ये चीज़ ही कहलाती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या हम ये कहें कि इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर वो सारे बड़े मेजर चेंजेस जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है उसको एक पेस, एक एक्सेलरेशन जो है वो मिला है, वही कहलाती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। In 1991, the government of India initiated a series of the economic reforms to pull the economy out of the crisis of 90s। जैसा कि आप सभी को पता है कि 90s के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फेस कर रही थी पूरा वर्ल्ड जो था उस समय। तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने के लिए जो वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या वेरियस इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे, उन सारे इनिशिएटिव्स को ही मिला करके कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए थे जिसके थ्रू जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडियन इकोनॉमी उस 90s के क्राइसिस से बाहर आ पाई। तो दीज रिफॉर्म्स केम टू नोन एज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी। द 3 बोर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द एनईपी आर, जो मेन कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं, तो 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से थे इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर। तो देखिए वो 3 मेजर कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ द लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। देखिए पहले भी एल मतलब था लाइसेंसिंग पॉलिसी थी पहले बिफोर 1991।
इस लाइसेंसिंग पॉलिसी को कन्वर्ट करके उन्होंने लिबरलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी एल लाइसेंसिंग को उन्होंने एल लिबरलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट देना। लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल कर देना, किसी चीज़ को थोड़ा कन्वीनियंट बना देना उसको, ये होता है लिबरलाइजेशन का मतलब। तो अब किन किन फील्ड्स में उन्होंने लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है उसका यूज़ किया था, यानी किन किन फील्ड्स में उन्होंने इस तरह की छूट दी ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर सके। सेकेंड जो कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट, वो है द पॉलिसी ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ द कोटास क्यू फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो देखिए पहले जो था वो मैक्सिमम जो था वो सारा फील्ड जो था वो पब्लिक सेक्टर में था। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज थी, वो सारी पब्लिक सेक्टर में थी। तो उस पब्लिक सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन था उसको थोड़ा कम करके या पार्टिसिपेशन को कम करके प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर पार्टिसिपेशन दिया गया। यही था प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटा। तो ये था हमारा सेकंड कंपोनेंट। अब है थर्ड कंपोनेंट, द पॉलिसी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जी इन प्लेस ऑफ द परमिट्स पी फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यानी पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए परमिशन लेना कंपलसरी था, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना ज़रूरी था, लेकिन अब उस लाइसेंसिंग को ख़त्म करके वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन जो है वो उसको यूज़ में लिया गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि वेरियस कंट्रीज़ जो हैं उन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ के साथ में अपनी इंडियन इकोनॉमी को एक तरह से मतलब उनके साथ में रह करके और वर्क करना। तो ये था ग्लोबलाइजेशन। तो अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, हम उसको अगर एलपीजी पॉलिसी बोलें तो भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये मेन बड़े 3 कंपोनेंट्स ही थे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है उसमें ग्रोथ और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे को देखने को मिला। तो दस द एलपीजी वॉज सेंड टू रिप्लेस एलक्यूपी इन 1991। एल मतलब मैंने आपको बता ही दिया था लाइसेंसिंग, क्यू मतलब कोटा और पी मतलब आपके परमिट्स। इन तीनों को रिप्लेस करके एलपीजी में कन्वर्ट कर दिया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब जैसा कि हमने 3 मेजर एलिमेंट्स जो ऊपर डिस्कस किए थे अभी, उन तीनों मेजर एलिमेंट्स को हम अब ब्रॉडली डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि क्या क्या ये मेजर एलिमेंट्स थे और इन तीनों एल, पी एंड जी के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में किए गए थे। तो अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम बात करेंगे इन सिंगल एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर पहले परमिशन की रिक्वायरमेंट थी, लाइसेंसिंग कंपलसरी था, अब वहाँ पर उस लाइसेंसिंग को ख़त्म करके लिबरलाइज कर दिया गया है, छूट्स दी गई हैं। यानी चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में हो, चाहे वो ट्रेड के फील्ड में हो, अब लाइसेंसिंग को ख़त्म करके लाइसेंसिंग की जगह पर उनको मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड करने के लिए फ्री कर दिया गया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब एक तरह से फ्री करना, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा लिबरल बनाना, उनको थोड़ा ईजी बनाना, ईज़ ऑफ डूइंग जिसको हम कहते हैं, तो थोड़ा ईजी कर देना ताकि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आराम से अपना बिजनेस जो है वो कर सके, ट्रेड जो है वो आराम से हो सके और अपनी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो सके। तो देखते हैं लिबरलाइजेशन का मीनिंग। द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम द डायरेक्ट और द फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या था कि पहले फिजिकल और डायरेक्ट कंट्रोल जो था गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा था इंडस्ट्रीज़ पर, प्रोड्यूसिंग हाउसेस पर। अब उस कंट्रोल को गवर्नमेंट ने धीरे धीरे रिलीज़ कर दिया है, कम कर दिया है। इसी को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। द फॉलोइंग आर द सम नोटेबल ऑब्जर्वेशंस इन दिस रिगार्ड। तो अब ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि पहले कंट्रोल गवर्नमेंट का जो था वो बहुत ज़्यादा था, उस कंट्रोल को धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। तो कंट्रोल जो है गवर्नमेंट ने किस तरह से किया है, या लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की गई है, तो उसको हम देख लेते हैं थ्रू द वेरियस पॉइंट्स। तो देखिए क्या कंडीशन थी 1991 से पहले और क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रायर टू 1991 द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड सेवरल टाइप्स ऑफ द कंट्रोल ऑन द प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी।
तो क्या था, 1991 से पहले गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल जो थे या कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर इम्पोज किए हुए थे। दीज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड थे, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी किसी भी पर्सन को अगर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए उसको लाइसेंसिंग लेना कंपलसरी था। इवन नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए ही नहीं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर या एग्जिस्टिंग फॉर्म के अंदर ही अगर वो एक्सपांशन कर रहे हैं तो उस केस में भी उनको लाइसेंसिंग लेना कंपलसरी था। ठीक है, एक चीज तो ये थी। दूसरा था प्राइस कंट्रोल और द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन द गुड्स। गुड्स की प्राइजेस जो हैं वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, यानी गुड्स पर टैक्स लगाना, कितना टैक्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा, किस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, किस पर कम टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। तो एक तरह से अगर हम देखें तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो प्राइस भी इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही थी। ये कोई सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, द इम्पोर्ट लाइसेंस, यानी अगर किसी भी पर्सन को बाहर से कोई गुड्स या कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करना है तो उसके लिए उनको इंपोर्ट लाइसेंस लेना कंपलसरी था। विदाउट इंपोर्ट लाइसेंस कोई भी पर्सन जो है वो बाहर से किसी भी टाइप का कोई गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट नहीं कर सकता था। फोर्थ, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी जो है उस फॉरेन करेंसी पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था। यानी अगर आपको किसी टाइप से बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, और फॉरेन करेंसी कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट के हाथ में था। तो गवर्नमेंट से उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमारे को इतना फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर गवर्नमेंट उसकी परमिशन देती तभी उस केस में वो चीज़ बाहर से इंपोर्ट की जा सकती थी। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा था, गवर्नमेंट इसके केस में परमिशन नहीं देती या फिर उस पर भी रेस्ट्रिक्शन थे कि भाई आप पर्टिकुलर इतने अमाउंट तक का ही कोई प्रोडक्ट जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, इतने रुपए तक की ही आपको फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज करके देगी गवर्नमेंट। तो इस तरह के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। फिर नेक्स्ट था रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इन्वेस्टमेंट बाय द बिग बिजनेस हाउसेस। जो बड़े बिजनेस हाउसेस थे उन बिजनेस हाउसेस पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे कि वो पर्टिकुलर कितना अमाउंट जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो सब पब्लिक सेक्टर में थी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स का थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन कहें हम या पार्टिसिपेशन कहें इंडस्ट्रीज और इसके अंदर तो बहुत लिमिटेड था, और उसमें भी कुछ बिग बिजनेस हाउसेस जो थे उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी 1991 से पहले। ठीक है, इस तरह के इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। फिर क्या चेंज हुआ इनमें, सेकेंड पॉइंट देखिए, इट वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट द सेवरल शॉर्टकमिंग्स हैड इमर्ज्ड इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दीज कंट्रोल्स। तो ये जितने भी ऊपर कंट्रोल्स आपने देखे हैं जो पहले 1991 से पहले थे, तो गवर्नमेंट को बाद में लगा कि यार इन जितने भी ये कंट्रोल्स हैं इनकी वजह से इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है लॉस में जा रही है। तो ये गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस जो है वो गवर्नमेंट को पता लगे कि यार इन सारे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या क्या डिसएडवांटेजेस जो है हमारी इकोनॉमी में हो रहे हैं, या हमारी इकोनॉमी जो है वो एक तरह से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो बन चुकी है। तो किस तरह से इसको डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाए, इस पर गवर्नमेंट ने फोकस करना स्टार्ट किया। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, दीज कंट्रोल हैड गिवन राइज टू द करप्शन, अनड्यू डिले एंड द इनएफिशिएंसी। अब ये जितने भी कंट्रोल्स थे या जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनकी वजह से एक तो करप्शन जो है वो इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ वर्क में भी जो है वो डिले होने लगा, क्योंकि लाइसेंसिंग लेना है तो लोग लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक वो लाइसेंसिंग की फाइल उनकी जो है वो चलती रहती। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम होते थे तो धीरे धीरे काम होते हैं करप्शन की वजह से, जब तक फाइल पर वेट नहीं पड़ता तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ता। तो इस तरह से अनड्यू डिले जो है वो भी होने लगे। फिर वर्क में भी इनएफिशिएंसी आ गई। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होने की वजह से वर्क में इनएफिशिएंसी किस वजह से आई, क्योंकि जब तक फाइल पर वजन नहीं पड़ता तब तक काम नहीं होता। दूसरा, एफिशिएंट पर्सन है तो भी उनको वही पेमेंट मिल रहा है, जो इनएफिशिएंट पर्सन है उनको भी वही पेमेंट मिल रहा है। फिर प्रमोशन की बात अगर हम करें तो प्रमोशन जो मिलता था वो सीनियोरिटी के हिसाब से मिलता था, एक्सपीरियंस या उनका वर्क की क्या है उसके अकॉर्डिंग उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता था। तो इस वजह से थोड़ा इनएफिशिएंसी जो है वो भी डिपार्टमेंट्स में देखने को मिल रही थी। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाए थे पहले
उन रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम किया जाना चाहिए ताकि थोड़ा ग्रोथ जो है वो देखने को मिले। फिर फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी हैड फॉलन शार्पली एंड द हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम rather than a low cost competitive economic system came into being existence या came into being। मतलब क्या है कि जहाँ पर जीडीपी के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिलनी चाहिए थी, वहीं पर हमारे को जीडीपी के अंदर एक जो रेट थी, जीडीपी रेट थी, उसके अंदर हमारे को एक बहुत बड़ा डाउनफॉल जो है वो देखने को मिला, जिसमें क्या हो रहा था, हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को हमने फॉलो कर लिया था, या ये कहें कि इकोनॉमिक में जो भी प्रोडक्ट वगैरह बन रहे थे उन प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग जो आने लगी थी वो हाई आने लग गई थी, रादर देन द लो कॉस्ट कम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम। जबकि होना क्या चाहिए था, लो कॉस्ट कम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए था, जहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है वो लो आए, मार्केट में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन्स हो जिसके थ्रू मार्केट अच्छे से सर्वाइव कर सके और इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर आ सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, तो ये भी एक कमी थी। तो इन सारी कमियों की वजह से क्या हुआ, इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट्स द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वॉज कंसिडर्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ द एनईपी। तो इन सारी कमियों की वजह से ही गवर्नमेंट को लगा कि अब लिबरलाइजेशन जो है वो आना चाहिए, और लिबरलाइजेशन को एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना गया नए इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। द ग्रेटर रिलायंस वॉज टू बी प्लेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रादर देन द चेक एंड द कंट्रोल्स। अब गवर्नमेंट ने सोच लिया कि अब इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस, इस तरह के कंट्रोल जो है वो नहीं होने चाहिए, अब इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही रन होने देना चाहिए, यानी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो हैं उसी के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइजेस जो हैं वो भी डिसाइड होनी चाहिए, मार्केट के अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो होना चाहिए ताकि इकोनॉमी ग्रोथ कर सके, और हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर्स को थोड़ा कम किया जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें एनकरेज करना चाहिए, इनिशिएटिव्स उनका लेना चाहिए ताकि इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। एग्जाम्पल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक द कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर दैट हैड अचीव द रैपिड ग्रोथ ड्यू टू द लिबरलाइजेशन वर कंसिडर्ड एज अ वर्थी ऑफ एम्यूलेशंस। तो जैसे ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ ने भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी को यूज़ किया और उनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है या उनकी जो इकोनॉमी जो एक्सेलरेशन रेट है वो रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी लगा कि हमें भी कहीं ना कहीं इस टाइप की कुछ पॉलिसीज़ फॉर्म करनी चाहिए, इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ जो है उनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो भी ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये हमने देखा ओवरऑल व्यू कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उस समय इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही थी, और इन प्रॉब्लम्स को, इन कंट्रोल्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन जो हैं वो लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन फर्स्ट लिबरलाइजेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे वो हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर हमें दूर करना है तो हमें लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब लिबरलाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने फॉलो कर ली, तो उसके अंडर क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए, यानी क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने किए हैं लिबरलाइजेशन के अंडर में, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, लिबरलाइजेशन पॉलिसी में भी पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के अंदर लिबरलाइजेशन नहीं किया गया, ये वेरियस सेक्टर्स जो थे उन सभी सेक्टर्स के अंदर लिबरलाइजेशन जो है वो होता, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, या चाहे और भी अदर सेक्टर्स हो, उन सेक्टर्स में भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो ये सभी जो था वो लिबरलाइजेशन के अंडर में ही था। तो अब हम सिंगल सिंगल इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि वेरियस अदर सेक्टर्स के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं। तो देखिए, लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। फर्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हैं वो हैं, ट्रेड के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हैं वो अपने को देखने को मिले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। तो लिबरलाइजेशन वर्चुअली इम्प्लाइड डी रेगुलेशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइटेड हाउ इट हैपेंड। यानी लिबरलाइजेशन के अंडर में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर क्या क्या मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो डिस्कस करते हैं इन सारे पॉइंट्स को, क्या क्या मेजर चेंजेस किए हैं।
फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एवोल्यूशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एवोल्यूशन का मतलब होता है खत्म करना, यानी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम जो था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी पहले जैसा हमने ऊपर बात की थी कि पहले जो इकोनॉमी 1991 से पहले थी उसकी एक प्रॉब्लम थी, वहाँ पर अगर किसी पर्सन को कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ का ही उसको अगर एक्सपांशन करना है तो उसके लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी था। विदाउट लाइसेंसिंग कोई भी बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री एक्सपांड नहीं कर सकता था और ना ही नई इंडस्ट्री या नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता था। लेकिन क्या किया गया 1991 रिफॉर्म्स में कि ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी इसको ख़त्म कर दिया गया। तो देखिए अब उसको डिटेल में हम देखते हैं। इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। इट एबोलिशेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्रीज। क्या कहा है कि ओनली 5 इंडस्ट्रीज के अंदर ही उन्होंने लाइसेंसिंग कंपलसरी रखा, लेकिन इन 5 इंडस्ट्रीज के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सभी में लाइसेंसिंग जो है उसको खत्म कर दिया गया। यानी इन एक्सेप्ट इन 5 इंडस्ट्रीज के अगर और किसी भी टाइप की इंडस्ट्री अगर कोई एस्टेब्लिश करना चाहता है या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फर्म अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसको लाइसेंसिंग लेने की कोई कंपल्शन नहीं था, यानी लाइसेंसिंग से उनको फ्री कर दिया गया। केवल इन 5 इंडस्ट्रीज पर लाइसेंसिंग कंपलसरी रहा। कौन कौन सी है 5 इंडस्ट्रीज? फर्स्ट है लिकर, यानी अपने शराब वगैरह जो बनती है और लिकर इंडस्ट्री जो है उस पर लाइसेंसिंग कंपलसरी है। यानी अगर किसी को भी अगर शराब की दुकान ओपन करनी है, वाइन शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी है। उसको पहले लाइसेंस लेना होगा गवर्नमेंट से, देन उसके बाद में वो लिकर वाइन शॉप जो है वो ओपन कर सकता है। सेकेंड सिगरेट स्मोकिंग के लिए आप जानते ही हैं, तो इस इंडस्ट्री सिगरेट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लाइसेंसिंग कंपलसरी है। थर्ड इंडस्ट्री है डिफेंस इक्विपमेंट्स। जो इंडस्ट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स या जो फर्म्स डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है उनके लिए भी लाइसेंसिंग कंपलसरी है। फोर्थ इंडस्ट्री द इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड द फिफ्थ इंडस्ट्री इज डेंजरस केमिकल्स। तो फोर्थ और फिफ्थ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड द डेंजरस केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लाइसेंसिंग कंपलसरी था। तो देखिए कितना लिबरलाइजेशन हुआ ओनली 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर। और ये 5 इंडस्ट्रीज़ भी इनके लिए लाइसेंसिंग इसलिए कंपलसरी किया गया क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि इन फील्ड में अगर लाइसेंसिंग नहीं हुआ तो हो सकता है इकोनॉमी को नुकसान हो, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि अपन देख रहे हैं इसमें डिफेंस इक्विपमेंट भी हैं, एक्सप्लोजिव आइटम्स भी हैं, डेंजरस केमिकल्स भी हैं, सिगरेट्स भी हैं और लीकर भी हैं। अगर इस फील्ड में भी लाइसेंसिंग कंपलसरी नहीं होगा तो क्या होगा? ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इन फील्ड में लाइसेंसिंग कंपलसरी किया। इसके अलावा जितने भी फील्ड्स हैं उन सभी को लाइसेंसिंग से फ्री कर दिया गया। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी करना, रिडक्शन करना इन द पब्लिक सेक्टर। जैसा कि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में अपने वीडियो में कहा था कि 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेंस था वो बहुत ज़्यादा था। प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स में होने की वजह से बहुत सारी कमियां जो है गवर्नमेंट को दिखने लगी। जैसे करप्शन हम देखें तो, इनएफिशिएंसी हम देखें तो, अनड्यू डिले, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि पब्लिक सेक्टर से इन सारी इंडस्ट्रीज़ को या पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को या पब्लिक सेक्टर में जो फर्म्स थी उनको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी खोल दिया। यानी वो इंडस्ट्रीज जो पहले ओनली और ओनली पब्लिक सेक्टर्स में ही थी, अब उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो प्राइवेट फर्म्स भी इसमें आ सकती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो देखिए इसमें डिटेल। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम द 17 to 8। क्या किया देखिए, पहले 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो ओनली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, यानी प्राइवेट सेक्टर जो था उसमें इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था या इंक्लूड नहीं हो सकता था, एंट्री नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो 17 इंडस्ट्रीज़ को रिड्यूस करके उन्होंने 8 इंडस्ट्रीज़ कर दिया है। इसके अंदर भी बहुत चेंजेस हुए। अभी देखिए 8 इंडस्ट्रीज़ के बाद में इन 2010-11 द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वॉज रिड्यूस्ड मेयरली टू द 2। क्या है, पहले कितनी थी? 17 इंडस्ट्रीज थी जिनको उन्होंने रिड्यूस करके 8 किया।
यानी 8 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व। फिर इसको 2010-11 के अंदर रिड्यूस करके 2 कर दिया, यानी अब केवल 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो ओनली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी उसमें अलाउ कर दिया। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर जो हैं वो भी इस इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व एंट्री कर सकते हैं। वो 2 इंडस्ट्री कौन सी हैं जो ओनली और ओनली पब्लिक सेक्टर के लिए है? तो फर्स्ट है एटॉमिक एनर्जी एंड द सेकंड वन इज रेलवे। और अगर आपको अभी लेटेस्ट न्यूज़ पता हो तो रेलवे के अंदर भी अब प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया गया है, यानी अब प्राइवेट ट्रेन्स भी आपको देखने को मिलेंगी आने वाले थोड़े ईयर्स के अंदर। तो देखिए गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या किया, गवर्नमेंट ने जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स थे जो ओनली और ओनली पब्लिक सेक्टर्स के लिए ही फिक्स थे, उनको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी खोल दिया है कि अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो अब कहें अगर हम, जैसा कि इसमें लिखा है 2 इंडस्ट्रीज, तो अभी अगर हम बात करें तो केवल एक सिंगल इंडस्ट्री जो है वही पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रह गई है, और वो है एटॉमिक एनर्जी। और हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसमें भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो अलाउ कर दे। तो ये था हमारा सेकंड मेजर चेंजेस। थर्ड पॉइंट, डी रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्शन एरिया। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया का मतलब है पहले क्या होता था कि कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो केवल एसएसआई यूनिट्स के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए या टीनी इंडस्ट्रीज जो थी उनके लिए रिजर्व करके रखी गई थी, यानी उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी या वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। लेकिन अब क्या किया गया, उस रिजर्वेशन को कम कर दिया गया। तो देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। द मेनी प्रोडक्शन एरियाज विच अर्लियर वर रिजर्व फॉर द एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व्ड। जो एरियाज पहले केवल एसएसआईज के लिए ही रिजर्व थे, अब उनको उसके लिए डी रिजर्व कर दिया गया, यानी उनका रिजर्वेशन वहाँ से हटा दिया गया है। द फोर्सेस ऑफ द मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रादर देन द डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब मार्केट फोर्सेस के थ्रू सारी चीज़ें डिसाइड होगी। एसएसआई यूनिट में भी जो रिजर्व एरिया थे उनमें भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो भी अपना प्रोडक्शन कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं रहा जैसा कि पहले होता था कि गवर्नमेंट की डायरेक्टिव पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर रखा था कि ये सारी इंडस्ट्रीज़ या ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व हैं, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो उसको अब फिनिश कर दिया गया। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट हमारा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसा कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले नई इंडस्ट्री या नई फर्म एस्टेब्लिश करने के लिए भी लाइसेंसिंग कंपलसरी था, और एग्जिस्टिंग फर्म का एक्सपांशन करने के लिए भी लाइसेंसिंग कंपलसरी था। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद में क्या हुआ कि वो लाइसेंसिंग जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो अब देखते हैं हम एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर क्या है। द अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज लिंक्ड विद द लाइसेंसिंग। जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में कि अगर आपको इंडस्ट्री का एक्सपांशन करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी था। लेकिन अब क्या किया गया, नाउ द फ्रीडम फ्रॉम द लाइसेंसिंग इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम द कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। यानी अब अगर एक्सपांशन भी करना है तो उसके लिए कोई लाइसेंसिंग कंपलसरी नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया था कि लाइसेंसिंग फिनिश कर दिया गया, और अब लाइसेंसिंग फिनिश हो गया तो एक्सपांशन पर जो लिमिटेशन लगी हुई थी कि किसी को भी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करनी है तो लाइसेंसिंग लेना, वो भी खत्म हो गई। तो अब कोई भी इंडस्ट्री अपना एक्सपांशन कर सकती है विदाउट लाइसेंसिंग। What to produce and how much to produce was now a matter of the producer's choice depending on the market condition। पहले जैसे जो प्रॉब्लम होती थी what to produce and how much to produce, कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लेकिन अब ये सारा प्रोड्यूसर्स की चॉइस पर छोड़ दिया गया कि वो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन कर सकता है, और कितना करना है ये भी वो खुद डिसाइड करेगा। तो अब प्रोड्यूसर्स क्या हो गए, फ्री हो गए। वो जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिस प्रोडक्ट का चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। तो इससे हमारी इकोनॉमी जो है उसको थोड़ी ग्रोथ मिली। फिर फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक में, फिफ्थ पॉइंट है हमारा फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। देखिए जैसे हमने पहले ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी 1991 से पहले, उसमें जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर था इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर में
फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, यानी कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फर्म अगर कोई कैपिटल गुड्स बाहर से इंपोर्ट करती है तो उसको उससे फ्री कर दिया गया, फ्रीडम दी गई कि वो कोई भी कैपिटल गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर सकती है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर बाहर से हम कैपिटल गुड्स यानी हैवी मशीनरीज वगैरह या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीनरीज हम इंडिया के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इनोवेटिवनेस जो है प्रोडक्ट्स के अंदर, वो इनोवेटिवनेस जो है वो हमारे को देखने को मिलेगी। एडवांस्ड प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। तो इन सारे एडवांटेजेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट था उसको में थोड़ी फ्रीडम दी गई। कैसे दी गई? द लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइज द फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विथ अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट्स में थोड़ा फ्रीडम दे दिया गया। परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर किसी भी टाइप की आप टेक्नोलॉजी बाहर से किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की अब कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। द इंडस्ट्रियलिस्ट आर फ्री टू एंटर इन द एग्रीमेंट विद द अदर कंट्रीज फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये 5 मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो हमारे को देखने को मिले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो आई थिंक आपको ये 5 टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुके होंगे कि 5 पॉइंट्स के हमने अकॉर्डिंग देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या क्या मेजर रिफॉर्म जो हैं वो हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम अपने नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, अब हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो है आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।